हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 19 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम प्रीपोजिशन का सेकंड लास्ट टॉपिक यानी प्रीपोजिशन विद और विदाउट वर्ब्स, यानी वर्ब का अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है तो वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, अगर प्रीपोजिशन नहीं आता है वर्ब के साथ तो किस तरीके से एक्ट करेगा। तो इस पार्ट में हम जो डील करेंगे, जो टॉपिक हमारा जिसको हम इसमें कवर करने वाले हैं, यानी वर्ब विद और विदाउट प्रीपोजिशन। तो ये टॉपिक हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, आपको पता है वर्ब क्या होता है, इसको लेके हमने पिछले क्लासेस में काफी चर्चा करी है। तो वर्ब जो होता है वो हमारे एक्शन बताएगा। ये एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है सेंटेंस के अंदर, और हमारे सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताता है। राइट। अब हमने कुछ वर्ब लिए थे, कुछ वर्ब के साथ देखिए वर्ब आ गया, वो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन ये जो वर्ब होती है एक सर्टेन मीनिंग कन्वे करती है। उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, उस प्रिंसिपल को या उस रिलेशन को बताने के लिए हम एक प्रीपोजिशन लिखते हैं, और उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम इस पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ा करते हैं। लेकिन ये वर्ब क्या मीनिंग देगी, किस तरीके की बात करेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ना यूज करें, राइट, डायरेक्ट वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, किन्हीं वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। राइट, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं कैरी करेगी। अगर उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो आपको प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, तो उनके साथ अपने ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। यानी ये जो वर्ब है, यानी ये जो एक्शन है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो सकता है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक हो गया हमारा प्रीपोजिशन और दूसरा हो गया वर्ब। इसीलिए उसको हमने थोड़ा सा अलग से कैटेगरी बनाया, ताकि इसे लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और डेवलप हो। और वर्ब के साथ साथ जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब आती हैं, उनमें आपको कंफ्यूजन किसी भी तरीके की ना हो। आगे शुरू करते हैं अब हम अपना लेक्चर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 12 है, ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रहेगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। देन उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है, ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं वर्ड, अगर यहाँ पर तो ये वर्ड है एक्ट, लेकिन अगर मैं वर्ब पे ध्यान दूं, एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है? बिहेव करना किसी सर्टेन मैनर के अंदर। राइट, एक्ट का मतलब होता है बिहेव करना किसी सर्टेन मैनर के अंदर। अगर आप एक्ट के साथ कोई, अगर आप एक्ट के साथ, राइट, अगर प्रीपोजिशन लगाते हो तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन। यानी विद प्रीपोजिशन अगर हम एक्ट को यूज करना चाहते हैं तो एक्ट ऑन समवंस एडवाइस। तो यानी आपने बिहेव करा, किसके ऊपर बिहेव करा? किसी की एडवाइस के ऊपर। आई कैन नॉट एक्ट दैट वे। अब सी देखिए जरा ध्यान ध्यान पे, अब यहाँ पर जो एक्ट है उसके साथ जो दैट आ गया, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो दैट है ना, यहाँ पर ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर दैट वे, राइट। तो यहाँ पर ये डिटरमिनर की तरह काम करेगा, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं हम, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर जिन्हें हम बोला करते हैं, तो उसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और वे क्या हो जाएगा? हमारा नाउन आ जाएगा, राइट। आई कैन नॉट एक्ट दैट वे, तो यहाँ पर ये वर्ब हो गई, और यहाँ पर वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन आ गया, राइट। अब एग्री के लिए देखिए आप, एग्री का मतलब होता है किसी के ओपिनियन के साथ जाना, राइट, किसी के विचार के साथ रहना, हैव द सेम ओपिनियन, या वैसा ही विचार अपने अंदर रखना। तभी तो आप किसी और के साथ एग्री करोगे, जब आप खुद ऐसा विचार रखते हो उस बारे में। अगर हम प्रीपोजिशन के लिए यूज करें तो एग्री के साथ जो प्रीपोजिशन आता है तो विद आएगा, एग्री विद समवन। अगर आप विदाउट प्रीपोजिशन यूज करोगे तो आप ये लिखोगे आई एग्री। देखिए, अगर आप बताओगे कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं, और सी भी हो गया, डी भी हो गया, तो ये ग्रुप हो गया। ए ने बोला कि हम लोग कल मॉर्निंग 8 AM पे हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, राइट, क्रिकेट के लिए ग्राउंड में खेलने जाएंगे। सी कल जो है, सी को क्या करना है? सी को कल मार्केट जाना है अपनी मदर के साथ, राइट, मार्केट जाना है सुबह 9 बजे, या फिर आप ये कहो 8 बजे ही जाना है। डी ये बोल रहा है कि मैं फ्री हूँ, डी 8 बजे फ्री है, तो यानी ये इसके साथ जा सकता है। बी बोल रहा है मुझे होमवर्क करना है। अब ध्यान से देखिए, अब इस सिनेरियो को समझिए एग्री का। अगर उन्होंने बोला वी विल गो टू प्ले क्रिकेट
ऑन टुमारो, लाइक ऑन टुमारो एट 8 AM, तो हम कल क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो डी ये बोल सकता है आई एग्री, मैं सहमत हूँ। अगर लेकिन डी इस तरीके से बोलेगा कि मैं ए के साथ सहमत हूँ, तो तब उसको बोलना पड़ेगा आई एग्री विद यू। तो जब भी आप आगे की बात रखोगे, आप उसको थोड़ा सा और एक्सक्लूसिव होके जानकारी दोगे, तो तब आप लिखोगे विद यू। अब डी ने बोला और सी ने बोला आई डोंट एग्री, या फिर ये इंडिविजुअली बोल रहे हैं, बी ने बोला आई डोंट एग्री और सी ने भी बोला आई डोंट एग्री। अब ये इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूँ। सी भी बोल सकता है आई डोंट एग्री विद यू। तो विद यू का मतलब है जब आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बात करोगे, नहीं अगर आप सिंपली बात करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा यस आई एग्री, राइट। तो यहाँ पर ये बात समझ गए एग्री को लेके। अपील का मतलब होता है मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट, किसी से सीरियस रिक्वेस्ट करना, जैसे अपील टू समवन्स बेटर नेचर, राइट। तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो अच्छे व्यवहार के लिए। द आइडिया अपील्स, तो यानी ये जो आइडिया है काफी ज्यादा सीरियस नोट या रिक्वेस्ट को बता रहा है, राइट। नेक्स्ट, अप्लाई का मतलब होता है पुट टू यूज, किसी चीज को इस्तेमाल में लेना, जैसे अप्लाई फॉर अ जॉब। अब जाहिर सी बात है, और एक अप्लाई का मतलब होता है किसी चीज के लिए अप्लाई करना, राइट, दाखिला भरना, जैसे उसने जॉब के लिए अप्लाई करा। अप्लाई सनस्क्रीन, तो यहाँ पर जो अप्लाई है, यहाँ पर जो अप्लाई की बात करेगी अप्लाई सनस्क्रीन ऑन फेस, तो यानी यहाँ पर जो अप्लाई करी गई है यानी फेस के ऊपर सनस्क्रीन को यूज किया गया। तो यहाँ पर जो सनस्क्रीन है ना, जो ये अप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। आर्ग्यू, डिबेट और डिस्प्यूट, और विद प्रीपोजिशंस अगर हम इसको प्रीपोजिशन के साथ यूज करें तो आर्ग्यू अबाउट अ टॉपिक, तो आर्ग्यू के साथ क्या आएगा, अबाउट आएगा। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें, आर्ग्यू किस बारे में हो रहा है, किसी टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पर क्या होगा, डोंट आर्ग्यू। देखिए अगर आर्ग्यू आप किसी विषय को लेकर बात करोगे तो डोंट आर्ग्यू अबाउट अ टॉपिक, तो किसी विषय के ऊपर बात कर रहे हो। लेकिन आर्ग्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी के बहसबाजी में किसी के साथ पढ़ रहे हो, तब हम यूज करेंगे डोंट आर्ग्यू विद मी, राइट। तो यहाँ पर जब आप आर्ग्यू लिख रहे हो वर्ब, तो आर्ग्यू इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव का मतलब है कि आर्ग्यू का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, फिर भी ऑब्जेक्ट लाना चाहते हो, किस टॉपिक को लेकर आर्ग्यू हो रहा है या किसी टॉपिक को लेकर डिबेट हो रही है, तो आप अबाउट लिखोगे। अगर आप बता रहे हो किसी व्यक्ति के साथ बहस हो रही है तो आप विद लिखोगे। यहाँ पर आप ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप कमांड की बात करो, अगर इसको जनरल सेंटेंस में यूज करना तो डोंट आर्ग्यू या डोंट, इस तरीके से आप वर्ड यूज करोगे, राइट। अराइव का मतलब क्या होता है, कम टू अ प्लेस, किसी प्लेस पे पहुंचना या किसी डिसीजन पे पहुंचना। जब भी आप अराइव की बात करोगे तो अराइव एट अ प्लेस और अराइव एट अ डिसीजन। तो कम टू अ प्लेस, किसी डिसीजन या किसी प्लेस पे आना, जैसे अराइव एट अ स्टेशन। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि अराइव एट अ स्टेशन यानी स्टेशन पे पहुंच गए। तो अराइव के बाद अब आपने जरूरी यूज करा होगा जब आपसे पूछा होगा कि वेयर डिड यू अराइव, आप कहाँ पर पहुंचे थे, तो बोलोगे आई अराइव्ड एट बस स्टॉप एट ऑन दिस टाइम या इन दिस टाइम एट दिस टाइम। तो आप बताओगे कि आई अराइव्ड एट बस स्टॉप एट 9 PM। तो आप बता रहे हो कि मैं बस स्टॉप पे पहुंचा था 9 बजे, राइट। तो जब आप अराइव के साथ आप लोकेशन की बात करते हो, राइट, तो तब आप एट यूज करोगे। अगर आप इसको क्वेश्चन पूछ रहे हो डिड ही अराइव, डिड ही रीच, तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे यस आई अराइव्ड, मैं पहुंच गया, यस आई रीच्ड, मैं पहुंच गया, तो वहां पर आपने एक्सटेंड नहीं करा है कि मैं कहाँ पहुंचा, क्योंकि आप ये मान के चलते हो वो जो बात आप कह रहे हो मेरे पहुंचने की, मेरे अराइव होने की, वो बात स्पीकर को ऑलरेडी पता है कि कहाँ पर जाने या कहाँ पर पहुंचने की बात हो रही है। लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, आप बताना चाहोगे लोकेशन, यस आई अराइव्ड एट होम, हाँ मैं घर पहुंच गया था, तो तब आप अगर आप प्लेस के बारे में इंडिकेट करोगे तो आप उस वक्त एट का इस्तेमाल करोगे। तो एट के जब भी यूज करोगे तो उसके बाद एक नाउन आएगा जो प्लेस को इंडिकेट करेगा, या फिर डिसीजन को लेके बात होगी तो सेम यही मीनिंग होगा। यहाँ पर कोई प्लेस के बारे में बात नहीं होती, ये क्वेश्चन की तरफ पहुंचा गया कि आप पहुंच गए या नहीं, राइट। तो जब आप कॉल पे पूछा करते हैं ना डिड यू अराइव और नॉट, तो उस तरीके से।
आस्क का मतलब होता है सीक एन आंसर, किसी से उत्तर मांगना, राइट, किसी से पूछना। तो सीक एन आंसर का मतलब होता है किसी से उत्तर मांगना या पूछना। विद प्रीपोजिशंस यूज करोगे आस्क अबाउट समवन, राइट, किसी के बारे में जानकारी लेना। प्लीज आस्क, पूछो, राइट, प्लीज आस्क। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट, शुरुआत, शुरू करना, जैसे बिगिन स्टार्ट अ स्टार्टर, बिगिन विद अ स्टार्टर, किससे शुरुआत करी उन्होंने, स्टार्टर के साथ। अब इसको लेकिन जब भी आप यूज करोगे इन जनरल तो आप लेट्स बिगिन, राइट। बिलीव का मतलब होता है एक्सेप्ट एज अ ट्रूथ, किसी को सच मान के, राइट, यकीन करना, जैसे बिलीव इन मैजिक, तो मैजिक में भरोसा करना, राइट। तो बिलीव के साथ आपको पता है इन आएगा, फेथ के साथ इन आएगा, राइट, ट्रस्ट के साथ इन आएगा। लेकिन जब भी आप बात करोगे भरोसा करने के लिए, तो देखिए भरोसा आप ही कर रहे हो। जरा ध्यान से देखिए, आप किसी और को नहीं बोल रहे हो कि आप भरोसा करो। तो जब आप बोलते हो कि हाँ मुझे आप पर भरोसा है, तो जब आप बोलोगे मुझे आप पर भरोसा है, तो आई बिलीव इन यू, राइट। यहाँ पर आपने उसको एक्सटेंड किया। तो आप कोई अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा डू यू बिलीव इन मी, यस आई डू, यस आई बिलीव, आप इतना कह सकते हो। लेकिन जब आप इसको स्पेसिफिक होके बताओगे कि आपको किस बात पर भरोसा है, तो आप एक नाउन को लेके आओगे। लेकिन बिलीव इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी प्रीपोजिशन की मदद। और पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ चुका है कि बिलीव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा। तब आप बोलोगे कि यस आई बिलीव इन यू, राइट। तो यहाँ पर विदाउट प्रीपोजिशन और यहाँ पर विद प्रीपोजिशन। नाउ केयर, केयर का मतलब होता है फीलिंग कंसर्न, किसी के बारे में चिंता करना, जैसे कि केयर अबाउट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में चिंता करना। शी केयर्स, देखिए अब जब बात करोगे वह चिंता करती है या फिर वह ध्यान रखती है। केयर का मतलब ध्यान भी हो सकता है, फीलिंग कंसर्न हो सकता है। तो यहाँ पर बताना होगा वह ध्यान रखती है किसका। तो जब आप इस बारे में बताओगे शी केयर, अब केयर जो वर्ब है वो कोई ऑब्जेक्ट तो लेगा नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो इसके साथ आपको लाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। अगर आप इसको एक्सटेंड करना है, शी केयर्स, किसकी, वो किसका देखभाल करती है, वो किसका ध्यान रखती है, तो आप यहाँ पर अब नाउन बताना चाहते हो। तो जब आप नाउन बताओगे तो आपको प्रीपोजिशन लाना होगा। तब आपको कहना होगा शी केयर्स अबाउट द फैमिली, शी केयर्स अबाउट हिज हर फादर, शी केयर अबाउट हर ब्रदर, राइट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। कंप्लेन, कंप्लेन के बारे में पढ़ा, कंप्लेन अबाउट, जब आप अपना डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष महसूस करते हो या असंतोष को एक्सप्रेस करते हो, राइट, उसको बताते हो कि हमें अब जो है अच्छा नहीं लगा, तो कंप्लेन अबाउट द सर्विस। तो कंप्लेन अगर आपको किसी के प्रति है तो आप क्या यूज करोगे, उसका नाउन कंप्लेन अबाउट द सर्विस। लेकिन प्रीपोजिशन में आप इसको, तो देखिए विदाउट प्रीपोजिशन जब आप वर्ब की तरह यूज करोगे इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कंसंट्रेट, फोकस, अटेंशन, ध्यान देना, अटेंशन होना, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, आई कैन नॉट कंसंट्रेट, ध्यान नहीं दे रहे, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग, तो आप बोलते हैं ना यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क। तो जब भी आप बताओगे कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, किस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जब आप उसके उत्तर में लिखोगे काम में, एग्जाम में, पढ़ाई में, खेल में, कूद में, तो जब आप इसके उत्तर देने के लिए लिखोगे कि आप किस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन लाना होगा, क्योंकि कंसंट्रेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो तब आप बताओगे कि आई कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, राइट। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। डिसाइड का मतलब होता है मेक अप वंस माइंड, निश्चय कर लेना, राइट, निश्चित कर लेना कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो निश्चित करना उसका मतलब होता है डिसाइड। डिसाइड के साथ आएगा ऑन अ डिश, डिसाइड ऑन अ डिश, प्लीज डिसाइड, सो लेट अस डिसाइड, हम तय करेंगे, लेट अस डिसाइड। डिपेंड का मतलब होता है रिले, इट डिपेंड्स ऑन, तो जब भी आप बताओगे ना ये किस पर निर्भरता दिखाता है, तो जब आप निर्भरता दिखा रहे हो किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर, तब आप एक नाउन को बता रहे हो कि आप किस पे निर्भरता दिखा रहे हो। क्योंकि आप जब आप बताओगे आप निर्भर हो, किसके ऊपर निर्भर हो, तो वो कोई ना कोई प्राणी या कोई ना कोई वस्तु होगा। अगर कोई भी प्राणी या वस्तु है तो यानी वो कोई नाउन होगा। लेकिन डिपेंड अपने साथ कोई वर्ब लेके, कोई ऑब्जेक्ट लेके नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट लेके नहीं आता है और आपको ऑब्जेक्ट लाना है तो आपके लिए उसको प्रीपोजिशन यूज करना होगा। वह प्रीपोजिशन डिपेंड के साथ कौन सा होता है, ऑन होता है। ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना ये हमने डिस्कस कर लिए,
लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप प्रीपोजिशन के साथ डिस्कस करते हो तो आप बताते हो, आप उसको और एक्सप्रेसिव बनाते हो सेंटेंस को, लेकिन जब आप ऐसे ही वर्ड्स को बिना प्रीपोजिशन के यूज करोगे तो आप नॉर्मल अपनी बात कहोगे, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाओगे। जैसे ड्रीम हो गया, ड्रीम का मतलब होता है एक्सपीरियंस विजन्स व्हाइल स्लीपिंग, तो जो भी हमें सोते वक्त विजन्स दिखते हैं। और ड्रीम का मतलब ये भी होता है जो हम अपने टारगेट या जो टास्क अचीव करना चाहते हैं उनको हम ड्रीम बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन के लिए क्या यूज होता है, ड्रीम ऑफ सक्सेस, राइट, सफलता का सपना। तो लेकिन जब आप बोले आई ड्रीम ऑफन, मुझे कभी कभार सपने आते हैं, तो यहाँ पर मैं कभी कभार सपने देखता हूँ। तो यहाँ पर आई ड्रीम की जो बात करी गई है ना, यहाँ पर ये जो ड्रीम की बात करी गई है ये सपना देखने के लिए बात करी गई है। लेकिन जो यहाँ पर ड्रीम बता रहे हैं तो वो सपने के बारे में बता रहे हैं कि वो सपना किसका है। यहाँ पर सपने देखने को लेके बताया जा रहा है, राइट। फाइट, देखिए इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट, किसी झगड़े में पड़ना। फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, तो इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना। अब यहाँ पर दे फाइट, अब यहाँ पर वो लड़ाई, उन्होंने वो लड़े। अब वो किसके साथ लड़े, तो आपको अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, राइट। किसके विरोध में लड़े आपको वो लिखना पड़ेगा। तो जब आप बताओगे कि वो, ये देखिए एक वेग सेंटेंस है, वो लड़े थे, दे फॉट, वो लड़े थे, वो क्या लड़े, कोई युद्ध लड़े, कोई मुकदमा लड़े, या किस किस तरीके की लड़ाई करी उन्होंने। तो जब आप यहाँ पर इसको और एक्सटेंड करोगे, दे फॉट, राइट, दे फॉट अ वॉर, उन्होंने एक जंग लड़ी, राइट। तो यहाँ पर अब आपने लिखा, देखिए दे फॉट, दे फॉट, दे फॉट अ वॉर, उन्होंने एक जंग लड़ी। अगेंस्ट, किन के विरुद्ध, जब आप विरुद्ध की बात बताओगे अगेंस्ट, अब मान लीजिए एक्स कंट्री, एक्स देश के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। एक्स कोई भी कंट्री हो सकता है, लो ए कंट्री लिख देते हैं, ए के खिलाफ उन्होंने कोई भी जंग लड़ी। तो दे फॉट अ वॉर, वो लड़े थे, वो जंग लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े थे, अगेंस्ट अ कंट्री। तो जब आप विरुद्ध की बात करोगे तो विरुद्ध में आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करोगे, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हियर, हियर का मतलब होता है परसीव साउंड्स, राइट, जो आप सुनते हो उसको हम बोलते हैं हियर। हियर अबाउट द न्यूज, अब यहाँ पर जब आपने लिख दिया है हियर अबाउट द न्यूज, तो यहाँ पर जब आप नॉर्मली हियर की एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ आपने बिना प्रीपोजिशन के लिख दिया आई कैन हियर, यहाँ पर आपके सुनने की क्षमता को लेके बात की जा रही है, आपकी एबिलिटी को लेके की जा रही है कि आप सुन सकते हो या नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हियर अबाउट द न्यूज, तो इसका मतलब है कि क्या आपने उस न्यूज के ऊपर ध्यान दिया, क्या उस न्यूज के बारे में जानकारी ली, क्या उस न्यूज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक हो गया जब आपने प्रीपोजिशन यूज किया, आई कैन हियर। अब तो जब भी आप लिखोगे, अगर आपने लिखा यस आई कैन हियर अबाउट द न्यूज, तो मैंने उस न्यूज के बारे में सुना। या आई हियर, तो आप लिख सकते हो उसको आई हर्ड अबाउट द न्यूज, तो मैंने उस न्यूज के बारे में सुना था। तब आप यहाँ पर आपकी सुनने की क्षमता को लेके बात नहीं की जाएगी, यहाँ पर आपकी अवेयरनेस की बात की जा रही है कि हाँ उन्होंने भी उस न्यूज के बारे में सुना था, तो उस न्यूज के अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हो तो आप एबिलिटी की बात नहीं करते हो, तब आप बताते हो कि आप स्पेसिफिक होके आपने क्या वो चीज सुनी या नहीं। हेल्प का मतलब होता है असिस्ट करना, राइट, मदद करना। हेल्प विद कोर्स, कोर्स का मतलब होता है डे टू डे वर्क। कैन यू हेल्प मी, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम हेल्प के साथ ऑब्जेक्ट अगर आपको यूज करना हो तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। अब किस चीज में मदद कर रहे हो, तो अब आप उसको बताओगे कैन यू हेल्प मी विद होमवर्क, तो क्या आप मेरी होमवर्क के साथ मदद कर सकते हो या मेरी होमवर्क में मदद कर सकते हो, राइट। होप, होप का मतलब होता है उम्मीद रखना, विश फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए उम्मीद रखना। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए उम्मीद रखो। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। इनवाइट का मतलब होता है आस्क समवन टू अटेंड, तो किसी को आमंत्रित करना, हम उसके लिए इनवाइट यूज करते हैं, तो इनवाइट के लिए आएगा टू। इनवाइट टू अ पार्टी, पार्टी में आमंत्रित करिए, राइट।
प्लीज इनवाइट हिम, उसको भी बुलाइए, प्लीज इनवाइट हिम टू द पार्टी। तो जब भी आप लिखोगे, देखिए इनवाइट के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, किसको आप इनवाइट कर रहे हो, हिम, हर, यू, दे, अस, राइट। लेकिन कहाँ इनवाइट कर रहे हो, किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा टू द मैरिज, टू द वेडिंग, राइट, टू द वेडिंग, टू द पार्टी, टू द राइट ट्रिप, ट्रिप के लिए इनवाइट कर रहे हो, टू द कल्चरल क्लब, क्लब के लिए इनवाइट कर रहे हो, या क्लब में इनवाइट कर रहे हो, तो कहाँ के लिए इनवाइट कर रहे हो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा टू प्रीपोजिशन लगा के। नाउ लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है कि अटेंशन देना। नहीं देखिए, यू कैन एबल टू हियर, आप सुन सकते हो, राइट, यू कैन हियर, आप सुन सकते हो। और हियर और लिसनिंग, लिसन में क्या अंतर है, देखिए थोड़ा इस बात को समझिए, दोनों वर्ड का मतलब सुनना ही होता है, और सुनना क्या होता है। मान लीजिए आपके कान सुनने के लिए बने हैं, आपके काम किसके लिए बने हैं, सुनने के लिए, हियर करने के लिए या लिसन करने के लिए, प्राइमरी फंक्शन तो हियरिंग होता है। इस दुनिया में जो सुन सकता है उन सब के लिए हम हियरिंग यूज करेंगे, हियर सुन सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है एबिलिटी, साउंड्स को पकड़ने की एबिलिटी, उनको सुनने की एबिलिटी, राइट। तो जैसे हम चीजों को बाहर से, रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे कान, तो वो उस आवाजों को रिसीव करते हैं। अब बात आती है लिसन, लिसन का मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनना। आप सब कुछ सुनोगे, आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कहीं शोर हो रहा है वो भी आपके कानों में जाएगा, कहीं पर कोई गाड़ी का हॉर्न आ रहा है वो भी आपके कानों में जाएगा, पंखे की आवाज आएगी, हर चीज आपके कानों में जाएगी। लेकिन आप किस पर ध्यान लगाते हो, आपको क्या सुनना है, तब आप अटेंटिव होके एक पर्टिकुलर साउंड पे काम करोगे। आप क्लास में बैठे हैं, टीचर बोल रहे हैं तो कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, पंखे की आवाज आ रही है, बाहर से आवाज आ रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, राइट, गाड़ियों की आवाज आ रही है, लेकिन आपका फोकस किसकी तरफ है, टीचर की तरफ, टीचर की आवाज सुनने में, वो होता है लिसन। और जो सब कुछ आप सुन रहे हो वो होता है हियर, राइट। तो जब भी आप अटेंशन होके कुछ साउंड सुनोगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिसन। और लिसन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू। आप क्या सुन रहे हो, लिसन, राइट। अब जब आप बोलते हो ना प्लीज लिसन टू मी, मेरे को सुनो, मेरे को ध्यान से सुनो, राइट, तो लिसन क्या, तो उसके लिए हम टू यूज करेंगे प्रीपोजिशन। लुक, लुक का मतलब होता है कि किसी के, राइट, किसी को मूव करवाना, किसी की आंखों को किसी दूसरी डायरेक्शन में करवाना। जैसे बोलते हैं प्लीज लुक एट मी, तो आप ध्यान से देखा, यस। अगर आपको कोई इस साइड पे खड़ा है, प्लीज लुक एट मी, आपने देखा इस तरीके से। हे लुक देयर, आपने इस तरीके से देखा। हे लुक देयर, आपने इस तरीके से देखा। तो वो जो लुक वर्ड आ रहा है, तो वो आपके आंखों का मूवमेंट करा रहा है। अब आंखों के साथ साथ पूरा हेड मूवमेंट हो रहा है, राइट। ही लुक एट द स्टार्स, तो आपने ऊपर करके देखा, स्टार्स को देखा, राइट। ही लुक एट द ग्राउंड, तो आपने नीचे करके ग्राउंड को देखा। लुक एट द रिवर, फिर आपने रिवर को देखा। इस तरीके से बात हो रही है। लेकिन जब आप बिना प्रीपोजिशन के यूज करोगे, डोंट लुक, मत देखो, राइट। तो जब लुक क्या देखना है, राइट, जब आप बताओगे, आप कोई डायरेक्ट, राइट, आप इंडिकेशन दे रहे हो, तो तब आप क्या यूज करोगे, लुक एट। नाउ पे का मतलब होता है गिव मनी फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज के लिए पैसा देना, उसके लिए हम बोलते हैं पे। पे फॉर द मील, राइट, पे मतलब आपने एक्सचेंज दिया, मील के बदले में आपने पैसा दिए, तब हम यूज करते हैं पे फॉर। डू यू पे, डिड यू पे, क्या आपने पे किया, यस आई पे। अब आप लिखोगे यस आई पेड, मैंने पैसे दे दिए थे। अगर आप बोलोगे यस आई पेड फॉर द मनी, आई पेड फॉर द डिनर, मैंने डिनर के लिए पैसे दिए थे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब स्पेसिफिक होके बता रहे हो कि जो आपने पैसे दिए थे वो क्यों दिए थे। तो जब क्यों दिए थे, कहाँ दिए, किसके लिए दिए, तो आप क्या यूज करोगे, प्रीपोजिशन के साथ फॉर। नाउ 25 प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है मेक रेडी, यानी तैयार करना किसी चीज को। प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, उसका मतलब है कि अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करना, परीक्षा के लिए तैयार करना। डिड शी प्रिपेयर, क्या वह प्रिपेयर थी, तो आप बोलोगे नो नॉट, शी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, राइट। आप बोलोगे शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो अब आपने बताया शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो आपने बोला कि नहीं, वह तैयार नहीं थी। किसके लिए नहीं थी, फॉर रनिंग, फॉर द एग्जाम, फॉर द मैराथन, फॉर द कंपटीशन, फॉर द डांस, फॉर द म्यूजिक। तो जो भी आप यूज करोगे, आप प्रिपेयर के बारे में और जानकारी दोगे, किस बारे में प्रिपेयर नहीं थी। देखिए एक सिंपल सा एक बन गया, शी was
नॉट प्रिपेयर, तो आपने लिख दिया शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। अब ये देखिए जरा ध्यान से, ये तो एक पूरी वर्ब आ गई और ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये सेंटेंस तो बन ही गया, लेकिन आपने और इसके बारे में जानकारी दी फॉर द एग्जाम। तो अब यही काम होता है प्रीपोजिशन का कि जो हमारा सेंटेंस है उसको और ज्यादा एक्सप्लिसिट करना और ज्यादा उसके बारे में जानकारी देना, राइट, उसको और बताना, इंटेंसिफाई करना। रिले ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, जैसे रिले ऑन योर इंस्टिंक्ट्स, तो अपने इंस्टिंक्ट्स पे रिले करना, डिपेंड ऑन विद फुल ट्रस्ट। वी कैन रिले, हम भरोसा रख सकते हैं। किस पे कर रख सकते हो, तब आप बताओगे वी कैन रिले ऑन द बस, वी कैन रिले ऑन हिज वर्ड्स, वी कैन रिले राइट ऑन हिम। तो जब भी आप बताओगे कि आप किस पे कर सकते हो भरोसा या उम्मीद या राइट, तो आप किस पे रिले रह सकते हो, तब आप ऑन वर्ब या प्रीपोजिशन का यूज करोगे रिले वर्ब के साथ। सर्च का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड, यानी सर्च फॉर क्लूज, राइट, क्लूज के लिए खोजना। डिड दे सर्च, यस दे डिड। तो जब आप बताओगे क्या उन्होंने छानबीन की, यस उन्होंने की। तो जब आप क्वेश्चन के फॉर्म में या सिंगल लाइन आंसर के बारे में बताओगे की, लेकिन जब आप बताओगे यस दे सर्च्ड फॉर द गोल्ड, या उन्होंने सोना खोजा, राइट, उन्होंने सोने के लिए छानबीन की, राइट, इस तरीके से। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है टॉक, स्पीक टू द मैनेजर। अब स्पीक कई तरीके से हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन को ले सकता है, शी स्पीक्स वेल, वो बहुत अच्छा बात करती है, राइट। शी स्पोक टू द मैनेजर, उसने मैनेजर से बात की थी, राइट। तो जब आप बताओगे किससे बात की किससे नहीं की, तब आप स्पीक के साथ टू यूज करोगे। थिंक का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, पुनः उसे अपने दिमाग में लाना, ब्रिंग टू माइंड। थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन के बारे में सोचना, राइट। आई थिंक ऑफन, मैं कभी कभार सोचता हूँ। तो यहाँ प्रोसेस की बात करिए, यहाँ पर बात करें सोच रहे हो आप, तो क्या सोच रहे हो, किसी सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, दोनों में फर्क है। वेट का मतलब होता है किसी एक जगह पर इंतजार करना जब तक कोई दूसरा ना आए। वेट फॉर मी, तो उसने बोला कि आप मेरे लिए इंतजार करो। कैन यू वेट, क्या आप इंतजार कर सकते हो। तो जब अब आपने पूछा ओके वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो आपने बोला कि मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आया। चलो आप ही से मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो आपने बोला सर आई एम वेटिंग। अब मैंने पूछा फॉर whom, किसके लिए, तो बोला सर आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। तो देखिए अब आपने बोल दिया सर आई एम वेटिंग, तो इससे बड़ा वेग हुआ, मतलब धुंधला आंसर क्या कि आप इंतजार तो कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, किसी घटना का इंतजार कर रहे हो, किसी के आने का इंतजार कर रहे हो, किसी के जाने का इंतजार कर रहे हो, मौसम के मतलब मौसम में बदलाव का इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो। तो तब आपने उसको बताया कि सर आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सेंटेंस में और ऐड किया, अपने दोस्त को ऐड किया। और ऐड कैसे किया, क्योंकि आपको पता है वेट वर्ब आई है, तो वेट वर्ब के साथ फोर प्रीपोजिशन ही आ सकता है जो उसका रिलेशन बताएगा आने वाले नाउन के साथ। तो नाउन मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बना है प्रीपोजिशन उनके साथ, तो वहां पर जो सही जो वर्ब लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी फोर। तो इस लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया हो कि प्रीपोजिशन के साथ हम किस तरीके से वर्ब को यूज करते हैं और बिना प्रीपोजिशन के उसका अर्थ किस तरीके से निकल के आता है। आगे हम कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम अपना कंपाउंड प्रीपोजिशन वाले टॉपिक को लेकर डिस्कस करके इस चैप्टर का समापन करेंगे, राइट। तो आप अच्छे से फोकस होकर पढ़िए, चीजों को समझिए और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। तो जब हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे उस वक्त भी आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।